Hello, good morning. Myself Rohtas, Assistant Professor, Department of Geography, Government College for Women, Sirsa. Today's topic is Ocean Salinity, महासागरीय लवणता। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओशियन सैलिनिटी क्या होती है और इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को भी जानने की कोशिश करेंगे कि विश्व के महासागरों में कहाँ कहाँ ओशियन सैलिनिटी कितनी और किस किस मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ओशियन सैलिनिटी क्या होती है, जिसको महासागरीय लवणता का नाम दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, ओशियन जो सैलिनिटी होती है हमारी, यदि हम 1 लीटर जल लें ओशियन का और उस 1 लीटर जल के अंदर कितना अमाउंट यानी कितनी मात्रा के अंदर हमें नमक की जो मात्रा उसमें मिलती है, उसको हम ओशियन सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। मीन्स टोटल amount of dissolved salt in the ocean water is known as ocean salinity। जैसा कि salinity, यहाँ आपको पता है कि salinity is the term used to define the total content of dissolved salt। dissolved salt यानी कि घुला हुआ जो नमक है ओशियन के अंदर, वो कितनी इस क्वांटिटी है, कितनी उसकी मात्रा है, टोटल कंटेंट इसका कितना है, किस मात्रा के अंदर ये जो इसमें पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ओशियन सैलिनिटी। तो ओशियन सैलिनिटी इज टर्म टू यूज डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिजोल्व साल्ट इन सी वाटर। इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ साल्ट। इसको हम किस हिसाब से मापते हैं? अमाउंट ऑफ साल्ट। अमाउंट ऑफ साल्ट किस में? ग्राम के अंदर, इन ग्राम्स के अंदर। ग्राम के अंदर कितनी मात्रा के अंदर वहाँ साल्ट है। डिजोल्व इन 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब क्या है कि 1 किलो, जो यदि हम 1 किलोग्राम या 1 केजी के अंदर टोटल जल की बात, टोटल नमक की बात करें, तो उसको हम क्या ओशियन सैलिनिटी के अंदर मापते हैं। इसको हम पीपीटी के अंदर मापते हैं। पीपीटी मतलब है पार्ट पर थाउजेंड। पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड का मतलब है कि थाउजेंड्स के अंदर कितना पार्ट जो ओशियन जो वाटर होता है उसके अंदर कितना नमक हमें देखने को मिलता है। तो इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम। इन ग्राम्स के अंदर डिजोल इन थाउजेंड्स ग्राम यानी कि 1 केजी किलोग्राम में कितना जो नमक उसमें डिजोल है, घुला हुआ है, उसी को हम क्या ओशियन सैलिनिटी मेजर करते हैं। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस द पार्ट पर थाउजेंड। पार्ट पर थाउजेंड यानी पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड यानी कि 1000 ग्राम के अंदर कितने ग्राम जो है नमक की मात्रा है, इसी को हम पीपीटी या पार्ट पर थाउजेंड के नाम से जानते हैं। द सैलिनिटी ऑफ 24.7 यानी कि 24.7 ग्राम हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट टू डिमार्केट द ब्रेकिश वाटर। डिमार्केट ऑफ ब्रेकिश वाटर का मतलब है कि लवणता की मात्रा को मेजर करने के लिए, या किस जल को हम लवणता वाला जल बोलेंगे, सेलाइन जल बोलेंगे, ब्रेकिश वाटर बोलेंगे, इसमें यदि उसमें नमक की मात्रा 24.7 ग्राम है पर थाउजेंड के हिसाब से, तो इसको हम ब्रेकिश वाटर के नाम से जानते हैं। और मोस्टली जनरली जो ओशियन के अंदर हमें सैलिनिटी देखने को मिलती है, वो लगभग जो है 25 या 26 जो पार्ट पर थाउजेंड के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो जो सी वाटर होता है उसको मतलब ब्रैकिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा होती है। जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो नमक पाया जाता है, और वो नमक आता कहाँ है, ये एक्चुअली में जब हमारा अर्थ का जो ओरिजिन हुआ उस टाइम से ही जो नमक की मात्रा है वो कुछ ओरिजिन के टाइम में उसमें डिजोल्व था। बाकी जो नमक की मात्रा है वो नदियों के द्वारा, पानी के माध्यम के द्वारा ओशियन के अंदर जो है उसमें मिला दिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं द शेयर ऑफ द डिफरेंट साल्ट एज शोन इन द बिलो, यानी कि टोटल जो हमारा ओशियन के अंदर जो साल्ट है उसमें कितना कितना प्रतिशत जो है साल्ट हमें किस रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के जो साल्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लोरीन है, सोडियम है, सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें दोनों यानी कि इन नमक की अलग अलग मात्रा के रूप में, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरीन की मात्रा तो सबसे ज़्यादा है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये
कि जो हमारा ओशियन जो वाटर है उसके अंदर किस जो नमक की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरीन की है 18.97%। उसके बाद में आता है सोडियम। सोडियम तो ये दोनों मिलकर जो है पूरे पूरे हमारा जो वाटर है, ओशियन का वाटर लगभग 77.8% जो है पूरे, यदि हम ओशियन की बात करें, ओशियन के अंदर डिजोल्व साल्ट की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन और सोडियम की मात्रा मिलाकर जो लगभग 78% के करीब होती है। बाकी जो है वो 22 या 23% जो हमें अदर नमक की मात्रा इसमें जो है, अदर साल्ट जो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईएस्ट सैलिनिटी किस किस में पाई जाती है, कि एक तो वॉन लेक है टर्की की, जिसमें 330 ग्राम जो है नमक पाया जाता है। 1 किलो यदि हम जल लें तो उसमें लगभग 330 ग्राम, 1/3 पार्ट जो है उसमें नमक की मात्रा मिलेगी। उसके बाद डेड सी है, ये है उसमें 238, 238 के करीब। और उसके बाद में ग्रेट साल्ट जो लेक है उसमें 220 ग्राम जो है पर 1000 के हिसाब से नमक की मात्रा उसमें देखने को मिलती है। सोडियम क्लोराइड 70, यदि हम परसेंटेज की बात करें यहाँ पर, तो सोडियम क्लोराइड है जो 77.7 के करीब, 78 के करीब इसमें देखने को मिलता है। देन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा लगभग 11%, 10.9%। देन हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है 4.7% है। इसी प्रकार से कैल्शियम जो सल्फेट की बात करें तो 3.6% है। ये सारे के सारे जो हमारे परसेंटेज है वो 35 एवरेज माना गया, 35 जो है ओशियन सैलिनिटी उसी से निकाला गया है। ये पोटेशियम जो हमारा है, पोटेशियम सल्फेट 2.75 2.5% जो है उसमें नमक। तो ये अलग अलग परसेंटेज है डिफरेंट काइंड्स ऑफ द साल्ट दैट इज फाउंड इन द डिजोल्व वाटर, दैट इज द सोडियम क्लोराइड 77, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9 एंड मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, calcium sulfate 3.6 and potassium sulfate 2.5. These are the different kinds of the salt which is found in the ocean as their ppt, part per thousand. ना वो बात करते हैं हम नेक्स्ट है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी। ओशियन जो सैलिनिटी है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर हमें ओशियन के अंदर जो नमक की मात्रा ज़्यादा कम मिलेगी, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो हम बात करेंगे। तो इसमें पहला हमारा, यदि हम बात करें, द डिपेंड मेनली ऑन द इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवोपरेशन जैसा कि हमें पता है कि जहाँ जिस ओशियन के अंदर इवोपरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर हमें नमक की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, और प्रेसिपिटेशन जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर नमक की मात्रा हमें कम मिलेगी, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो फ्रेश वाटर है वो हमें ओशियन के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण जो नमक उसमें कम पाया जाता है। लेकिन जिस ओशियन के अंदर जो इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो नमक उसमें रह जाता है। तो इवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन सैलिनिटी। द सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल रीजन, यानी कि जो कोस्टल रीजन यानी कि जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सरफेस सैलिनिटी का मतलब धरातलीय जो लवणता है वो ज़्यादातर हमें कोस्टल एरिया के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। उसमें भी क्या होता है, फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर्स, रिवर के द्वारा जो ताज़ा जो जल होता है वो उसके अंदर इन्फ्लक्स किया जाता है। तो जहाँ पर कोई भी नदी फ्रेश वाटर ओशियन के अंदर जो अपना डाल रही है, जल डाल रही है, तो वहाँ पर हमें नमक की मात्रा कम मिलेगी। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारा पोलर रीजन बाय प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थाविंग, यानी कि पोलर जो रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, जहाँ पर हमें ज़्यादातर कम तापमान के कारण वहाँ पर आइस मिलती है। फ्रीजिंग थाविंग की जो प्रोसेस है, यानी कि उनका मेल्ट होना, फ्रीज होना, तो इसके कारण भी वहाँ पर हमें नमक की मात्रा कम मिलती है। तो जहाँ पर जिस ओशियन के अंदर फ्रेश वाटर ज़्यादा जाता है नदियों के द्वारा, उसमें सैलिनिटी की मात्रा कम, और इसके साथ साथ में ध्रुवों के आसपास में आइस कैप्स के कारण जो है सैलिनिटी की मात्रा कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू द अदर। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मान लीजिए हमारा पोलर, ये हमारा जो है अर्थ सरफेस है, तो यहाँ से हमें इक्वेटर से जितनी भी जो विंड चलेंगी वो वार्म होगी, गर्म हवा होगी। गर्म हवा जो है अपने सैलिनिटी को जो है पोलर की तरफ लेके आएंगे, और पोलर की तरफ से जो हवाएं आती है वो कोल्ड होती है, तो वो कम सैलिनिटी को इधर लेके आती हैं। तो विंड ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी ओवर द अर्थ सरफेस। द ओशियन करंट, इनके कारण जो ओशियन जो करंट्स होते हैं उनके कारण भी, जैसे कि वार्म करंट्स है वो इक्वेटर
से चलती हुई पोलर की तरफ जाती है, इसी प्रकार से जो हमारी जो कोल्ड करंट्स है दे आर मूविंग फ्रॉम पोलर टू इक्वेटर। तो इससे वो कम जो है लेस सैलाइन वाटर है वो वहाँ से यानी कि पोलर रीजन से लेस सैलाइन वाटर इधर इक्वेटर की तरफ आता है, और हाई सैलाइन जो वाटर है इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है। तो दे आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि सैलिनिटी यानी कि लवणता और तापमान और जो घनत्व है, इन तीनों का आपस में गहरा रिलेशन है। यानी कि जहाँ पर जिस ओशियन के अंदर हमें टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो उसके अंदर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है, और उस पानी का जो घनत्व है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। हैंस एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ द वाटर। इस प्रकार से किसी भी जल के अंदर यदि उसके तापमान में कमी आती है, उसके घनत्व में कमी आती है, तो वहाँ पर हम उसकी जो है सैलिनिटी को वो प्रभावित करता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं, जिसमें इवोपरेशन है, वर्षण है, इसके साथ साथ में जो नदियों का स्वच्छ जल है, हवा है, और जो ओशियन करंट्स है, इसके साथ साथ में तापमान और उनका जो पानी का जो घनत्व है वो भी उसको प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम धरातल के ऊपर जो लवणता का वितरण को देखेंगे कि किस हिसाब से हमें ये देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ लवणता ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हाईएस्ट सैलिनिटी है दे आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक्स। देखिए यहाँ पर द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशियन रेंज फ्रॉम 33 टू 37। नॉर्मल जो ओशियन होते हैं उसके अंदर हमें जो लवणता की जो मात्रा है वो कितनी मिलेगी इसके अंदर, ये हमें देखने को मिलेगी कि इसके अंदर जो 30। नेक्स्ट इसमें द हाई सैलिनिटी रीजन। अब हम बताएंगे हाई सैलिनिटी रीजन कहाँ है। ये तो हमने देखा कि सैलिनिटी की जो रेंज है वो 33 से लेकर 37 के बीच में हमें देखने को मिलती है। और हाई सैलिनिटी जो कोई जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब के अंदर यदि हम बात करें तो इक्वेटर, ये हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर के दोनों ओर हमें ट्रॉपिक्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो लेटीट्यूड्स है, इसके आसपास का जो रीजन है यहाँ पर हमें हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है, बजाय कि प्रॉपर इक्वेटर पे। और इसके साथ इक्वेटर यहाँ से फिर यदि हम पोल की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी कम होगी, या इक्वेटर की तरफ आएंगे तो भी सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि इक्वेटर इसके आसपास में पूरे साल जो है हैवी रेनफॉल होती है, इसलिए सैलिनिटी कम है। और पोल्स की तरफ जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर जो है आइस के रूप में हमें वो जल देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर सैलिनिटी कम है, इवेपोरेशन रेट वहाँ पर कम है। तो यहाँ देखिए इन द लैंडलॉक्ड सी की बात करें तो वहाँ पर हाई सैलिनिटी हमें देखने को मिल रहा है। हाई सैलिनिटी वाले रीजन कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए लैंडलॉक्ड सी कौन से हैं, जिसके चारों ओर हमें भूमि देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इन द रेड सी, जो रेड सी है यानी कि जो लाल सागर है, वहाँ पर हमें सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। इन द हॉट एंड ड्राई रीजन, ये हम रीजन की बात करें कि कहाँ कहाँ पर सैलिनिटी हाई देखने को मिलती है। हॉट एंड ड्राई रीजन, हॉट एंड ड्राई रीजन कौन कौन से है, जैसे कि हमारा जो हाई ट्रॉपिक्स या हाई प्रेशर जो बेल्ट का जो एरिया है, उच्च उपोषण वाला वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर हॉट एंड ड्राई रीजन है। वेयर इवोपरेशन रेट इज हाई, यानी कि वहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, वर्षण की बजाय इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। सैलिनिटी समटाइम रीचेज अप टू 70। तो वहाँ पर जो लगभग कई बार जो है लवणता की जो मात्रा है वो 70 के आसपास पहुँच जाती है, यानी कि हाई इवोपरेशन रेट होने से जो जल है वो इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वहाँ पर जो उसमें सैलिनिटी की जो मात्रा वो उसमें एज इट इज़ बनी रहती है, इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में कंपेरेटिवली लो सैलिनिटी रीजन, यानी कि लो सैलिनिटी रीजन कौन सा है। अब जैसे हमने बात की हाई सैलिनिटी में रेड सी है, हॉट एंड ड्राई रीजन है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इवोपरेशन रेट ज़्यादा है, इसलिए सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा है। कंपेरेटिव लो सैलिनिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये भूमध्य रेखा के ऊपर और ये पोलर रीजन के अंदर।
इन द एस्चुरीज, एस्चुरीज क्या होते हैं, जहाँ पर नदियाँ अपना जल सीधे समुद्र में डाल देती है। इन क्लोज माउथ ऑफ द रिवर, जिसको माउथ ऑफ रिवर भी बोलते हैं, वहाँ पर हमें सैलिनिटी कम देखने को मिले। वेयर द फ्रेश एंड सेलाइन वाटर गेट मिक्सड, जहाँ पर स्वच्छ और जो लवणता वाला जो जल आपस में मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलिनिटी कम देखने को मिलती है। एंड द आर्कटिक, द सैलिनिटी फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35, जो आर्कटिक जो रीजन है, जहाँ पर पूरे साल जो तापमान कम रहता है, बर्फ जमी रहती है, उस रीजन के आसपास में भी हमें सैलिनिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जब भी थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है तो वहाँ से जो आइस कैप से जो है फ्रेश वाटर उसमें मिक्सअप हो जाता है, इसलिए उसमें लवणता कम देखने को मिलती है। तो यहाँ इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सैलिनिटी ज़्यादा है और कहाँ कम है। अब ये देखिए कि ये हमारा जहाँ पर जो लगभग ये जो भूमध्य जो रेखा है, यदि हम बात करें इस रीजन के आसपास में, तो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर में जो है सैलिनिटी काफ़ी कम है। ये देखिए 0 डिग्री की जो लाइन यदि हम बात करें तो यहाँ पर है कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। लेकिन भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया है, ये देखिए यहाँ रेड रेड जो है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी साउथ के अंदर ये देखिए ये रेड सी मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो रेड सी है जहाँ पर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार से ये जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर भी सैलिनिटी है। इसी प्रकार से हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न भाग है या जो साउथ अमेरिका है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, इस रीजन के अंदर भी हमें सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ पर हमें हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे के सारे जो एरिया है, ये हमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और उस जो ट्रॉपिक्स के बीच में देखने को मिलती है। जैसे कि ये देखिए 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, यानी कि जो मैक्सिमम सैलिनिटी है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड्स, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, यानी कि जो ज़्यादातर जो हमें मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है वो लगभग 30 से लेकर 40 या 20 से लेकर 30 डिग्री के आसपास का जो जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो ये वाला आप रीजन देख सकते हैं जो कि कम सैलिनिटी वाला है। इसी प्रकार से यहाँ साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो सैलिनिटी है वो लगभग 32 और 30 के करीब हमें देखने को मिलती है। तो ये तो था हमारा हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। इस प्रकार से यदि हम बात करें ओशियन के हिसाब से, तो एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशियन इज 35। इंडियन ओशियन की बात करें तो ये हमारा देखिए यहाँ इंडियन ओशियन है, यहाँ पर हमें जो सैलिनिटी है वो 35 के करीब मिलती है, यहाँ इसके आसपास में। ये वाला रीजन देख सकते हैं आप, ये इस कलर के साथ मिलता है 34 35 के आसपास। इसी प्रकार से सैलिनिटी नियर द इक्वेटर इज लो ड्यू टू हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ इक्वेटर के आसपास में सैलिनिटी कम है क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। और साथ साथ में अमेजन और ये जो जायरे, यहाँ पर जायरे नदी है, ये वाला एरिया जायरे नदी का है, ये अमेजन नदी का है जो साउथ अमेरिका है, ये भी फ्रेश वाटर को जो है ओशियन के अंदर डालती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलिनिटी कम है। इसी प्रकार से पोलर रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी सैलिनिटी इज वेरी लो इन द पोलर एरिया, देयर इज वेरी लिटल evaporation एंड couple the with the melting of the ice yielding fresh water। इसमें क्या है कि टेम्परेचर लो की वजह से यहाँ पर जो है सारा सारा साल जो है ये फ्रीजिंग में रहता है। जैसे कई बार टेम्परेचर जब राइज हो जाता है तो आइस मेल्ट होती है, तो फ्रेश वाटर ओशियन के अंदर एंटर होता है, और जिसकी वजह से सैलिनिटी यहाँ पर हमें लगभग 30 के आसपास या बिलो 30 देखने को मिलती है। तो ये था हमारा। इसके साथ साथ यदि पार्शली क्लोज ओशियन की बात करें, हम क्लोज सी की बात करें, तो मेडिटेरियन सी है, ये देखिए यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है, इसके यहाँ पर हमें सैलिनिटी हाई देखने को मिलती है बिटवीन 37 to 40 के आसपास में। इसी प्रकार से ब्लैक सी है, ब्लैक सी ये देखिए यहाँ पर लो सैलिनिटी मेंटेन है। ब्लैक सी कैस्पियन सी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ अपना जल डालती है, वोल्गा है, डॉन है, नीपर है, राइन है, इस प्रकार की जो नदियाँ है अपना स्वच्छ जल इसके अंदर डालती है, इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी लो है लगभग। ये देखिए यहाँ 30 और इससे कम आसपास में देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें यदि बात करें हम, ये हमारा स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर भी हमें सैलिनिटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो इस रीजन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यदि ट्रॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो सैलिनिटी डिक्रीजिंग टूवर्ड द नॉर्थ एंड टूवर्ड द साउथ। तो जो ट्रॉपिक्स वाला एरिया है 23.5 डिग्री के आसपास का जो एरिया है,
20 से लेकर 40 डिग्री के आसपास का जो एरिया, इसके अंदर हमें मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें ओशियन के हिसाब से, अटलांटिक ओशियन सैलिनिटी जो जो हमारा अंध महासागर है, यहाँ इसके जो इसकी एवरेज सैलिनिटी है वो हमें 36 से लेकर 37 देखने को मिलती है। आप दोबारा इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारा अंध महासागर है, यहाँ इस ये हमारा अंध महासागर है, यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है किसकी बजाय, ये हमारा जो प्रशांत महासागर है इसके मुकाबले और इंडियन ओशियन के मुकाबले। तो यहाँ दूसरा हमारा इसके अंदर है, द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अटलांटिक ओशन हैज ए सैलिनिटी ऑफ 35। इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य सागर है, भूमध्य जो रेखा है इसके आसपास का जो अंध महासागर है वहाँ पर 35 है, लेकिन इसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सैलिनिटी 36 से लेकर 37 पार्ट पर थाउजेंड के रूप में देखने को मिलती है। नियर द इक्वेटर देयर इज हैवी रेनफॉल, ये मैंने आपको बताया था कि अधिक वर्षा होती है जिसके कारण यहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी रहती है और क्लाउडनेस की वजह से लगभग हवा शांत रहती है और वहाँ पर सैलिनिटी हमें कम देखने को मिलती है। पोलर एरिया एक्सपीरियंस वेरी लिटल इवोपरेशन, पोलर एरिया के अंदर इवोपरेशन कम होती है और वहाँ पर जो है रिसीव लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्रेश वाटर, लार्ज अमाउंट यानी कि बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पर स्वच्छ जल रिसीव होता है, किससे, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्फ़ का पिघला हुआ पानी उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है जिसके अंदर सैलिनिटी वहाँ पर कम मिलती है। तो यहाँ की एवरेज जो सैलिनिटी है वो लगभग हमें 20 से लेकर 32 डिग्री का पार्ट पर थाउजेंड के रूप में मिलती है। द मैक्सिमम सैलिनिटी 37 इज ऑब्जर्व बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, यानी कि हाईएस्ट जो सैलिनिटी है, मैक्सिमम सैलिनिटी है वो हमें 20 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी अक्षांश के बीच में, और इसी प्रकार से 20 डिग्री पश्चिम से लेकर 60 डिग्री पश्चिमी जो लॉन्गिट्यूड्स है उसके बीच में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद सैलिनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन के अंदर जो है हमें सैलिनिटी जो बे ऑफ बंगाल है उसके मुकाबले में अरेबियन सी में ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ देखिए इसकी जो एवरेज सैलिनिटी है वो लगभग 35 पार्ट पर थाउजेंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक बड़ी अमाउंट के अंदर जो है वहाँ पर जो फ्रेश वाटर डालती है जिसकी वजह से वहाँ सैलिनिटी कम है। इसके कंपैरिजन में जो अरेबियन सी है वहाँ पर सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर एक इवोपरेशन रेट ज़्यादा है और साथ साथ में वहाँ पर फ्रेश वाटर है जो रिवर है वो काफ़ी कम डालती है। ऑन द कंट्रेरी द अरेबियन सी शो द हाइयर सैलिनिटी, यहाँ पर देखिए अरेबियन सी के अंदर ज़्यादा सैलिनिटी है ड्यू टू द हाई ऑपरेशन एंड लो इन्फ्लक्स ऑफ द फ्रेश वाटर। इन दोनों कारणों के कारण एक तो हाई इवोपरेशन है और साथ में कम वहाँ पर स्वच्छ इसके अंदर जल जो जाता है जिसकी वजह से सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा है। मार्जिनल सी यानी कि जो हमारे जो सी है इनके बारे में बात करें तो इसमें देखिए नॉर्थ सी कहाँ है, जो यूरोपियन कंट्री उससे ऊपर जो हमारा नॉर्थ सी है, इन स्पाइट ऑफ देयर लोकस इन द हायर लैटिट्यूड रिकॉर्ड हाई सैलिनिटी, यहाँ पर हाई सैलिनिटी रिकॉर्ड की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भूमध्य रेखा से जो गर्म हवाएं आती है, करंट्स आती हैं, वो भारी मात्रा के अंदर जो सेलाइन वाटर को लाती है और वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। ड्यू टू मोर सेलाइन वाटर ब्रोट बाय द नॉर्थ ईस्ट जो है अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी कि उत्तरी जो अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो इक्वेटर वाले रीजन से हाई सैलिनिटी वाटर को वहाँ पर जमा करती रहती है। इसी प्रकार से जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी रिकॉर्ड लो सैलिनिटी, बाल्टिक जो सी है वो क्यों वहाँ पर कम जो सैलिनिटी पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर नदियाँ जो फ्रेश वाटर उसके अंदर डालती है, इनफ्लक्स ऑफ द रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। देन मेडिटेरियन रिकॉर्ड हाई सैलिनिटी ड्यू टू द हाई ऑपरेशन, मेडिटेरियन सी का मैंने बताया था कि वहाँ पर आपको ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पर जो है हाई रेट ऑफ इवोपरेशन है, जहाँ पर हाई रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलती है। The salinity is however very low in Black Sea due to the enormous fresh water influx by the river। काला जो सागर है वहाँ पर भी सैलिनिटी कम देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर नदियाँ अपना जल डालती है। तो जहाँ पर नदियाँ फ्रेश वाटर डालती है उन सी के अंदर हमें सैलिनिटी कम देखने को मिलेगी, जहाँ वाटर नहीं डालती है या रेट ऑफ इवोपरेशन जहाँ हाई हो वहाँ पर हमें सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। The salinity of the inland sea and lake is very high because of the regular supply of the water by the river falling into them।
इनलैंड सी का बहुत फर्क पड़ता है। इनलैंड यानी कि चारों ओर से जो लैंड पार्ट से घिरे होते हैं उसको हम इनलैंड सी बोलते हैं। तो उन इस प्रकार के जो इनलैंड सी होते हैं वहाँ पर हाई होती है, क्योंकि जो वो जो घुला हुआ जो नमक है उसके अंदर अपना सरफेस है वो सप्लाई करती रहती है उसके अंदर। और देयर वाटर बिकम प्रोग्रेसली मोर सेलाइन ड्यू टू द इवोपरेशन, साथ साथ में वाइब्रेशन भी ज़्यादा रहता है। और इसकी वजह से, क्योंकि जो समुंदर आसपास के एरिया से घिरा होता है, लैंड पार्ट से घिरा होता है, वहाँ पर हाई इवोपरेशन होता है और उसकी वजह से सैलिनिटी वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस द सैलिनिटी ऑफ ग्रेट साल्ट लेक, जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर सैलिनिटी, और डेड सी जो है वहाँ की सैलिनिटी, और वॉन लेक टर्की की सैलिनिटी है वो कंपेरेटिवली 220 ये ग्रेट साल्ट की है, 240 जो है वो उसमें डेड सी की है, और 330 जो है वो हमारी वॉन लेक टर्की की है। तुर्की के अंदर वॉन लेक है, उसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि यदि हमारा मान लीजिए ये ओशियन है, ओशियन का जो ऊपर का हिस्सा है, यदि हम ओशियन के अंदर जाते हैं तो सैलिनिटी की जो मात्रा बढ़ती जाती है। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर सैलिनिटी हाई रेट से बढ़ती है। अब मान लीजिए यहाँ से सैलिनिटी को हम ऐसे मेजर करें तो ये देखिए यहाँ तक जो सैलिनिटी है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है, क्योंकि जो ऊपर का जो वाटर होता है उसमें नीचे का जो डेंस वाटर है वो ऊपर ऐसे मूवमेंट करता रहता है, और यहाँ पर जो है इवोपरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। तो हल्का होने की वजह से इवोपरेट हो जाती है और धीरे धीरे जो नमक है वो नीचे बैठने लग जाता है। तो समुद्र के अंदर हमें एक ऐसी लाइन देखने को मिलती है जिसको हम हेलोक लाइन बोलते हैं। हेलोक लाइन वो लाइन होती है जहाँ से जो सैलिनिटी होती है किसी भी सी की वो रैपिडली जो है इंक्रीज होती है एकदम से, और नीचे जाने पर वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर हमें डेंस वाटर देखने को मिलता है और डेंस वाटर के अंदर सैलिनिटी रिमेन सेम। सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है सैलिनिटी चेंज होती जाती है। इसका मतलब क्या है कि there is a considerable change in salinity with depth. This change depend on the location of the sea, यानी कि सी की जो लोकेशन होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सी कहाँ लोकेटेड है। The sea surface salinity increase by the loss of water due to the ice or evaporation। अब salinity मतलब उसके अंदर इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर, वाटर उसमें कम हो जाता है, किसकी वजह से, इवोपरेशन की वजह से, जिसके अंदर सैलिनिटी, जहाँ इवोपरेशन रेट में बार बार बताया, जहाँ इवोपरेशनल रेट ज़्यादा होती है उस एरिया के अंदर सैलिनिटी है जो ज़्यादा पाई जाती है। द सैलिनिटी एट डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड, यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं वहाँ पर सैलिनिटी लगभग फिक्स हो जाती है। बिकॉज देर इज नो वे दैट वाटर लॉस्ट है, वहाँ पर कोई मतलब चारा नहीं होता है कि पानी की वहाँ पर बर्बादी हो या लॉस्ट हो, और द साल्ट इज एडिड, या उसमें साल्ट ऐड हो। इसकी वजह से द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबोव द हाइयर सैलिनिटी वाटर। अब ये देखिए यहाँ पर ये हाई सैलिनिटी है इस यहाँ पर, तो हाई सैलिनिटी वाटर जो होता है वो ज़्यादा उसका घनत्व बढ़ जाता है और धीरे धीरे नीचे चला जाता है, और जिस जल की सैलिनिटी कम होती है वो हमें ऊपर देखने को मिलता है। तो ऑलवेज द लो सैलिनिटी वाटर डिपेंड ऑन द हाई सैलिनिटी वाटर। द सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, यानी कि जैसे हम बता रहे हैं कि जो सैलिनिटी होती है वो गहराई बढ़ने के साथ साथ में बढ़ती जाती है, इंक्रीज विद डेप्थ, एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन, यानी कि डिस्टिंक्ट जोन होता है। कौन सा जोन होता है, मतलब एक ऐसा जोन जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके अंदर जो वाटर की जो सैलिनिटी है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इस वर्ड को आप याद रखिए, हेलोक लाइन। हेलोक लाइन क्या होती है, द सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ में सैलिनिटी यानी कि जो लवणता वो बढ़ती जाती है, एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक लाइन, हेलोक लाइन कंपेयर विद द थर्मोक लाइन। इसी प्रकार से हेलोक लाइन है, इसी प्रकार से एक थर्मोक लाइन है, वो टेम्परेचर को दिखाती है कि थर्मोक लाइन के बाद टेम्परेचर है वो जल्दी रैपिडली नीचे डिक्लाइन होता है। तो वेयर सैलिनिटी इंक्रीज शार्पली, यहाँ पर क्या होगा, सैलिनिटी धीरे धीरे यहाँ पर मतलब एकदम से बढ़ जाती है। हेलोक लाइन वो लाइन होती है जहाँ के बाद जो जल की जो लवणता है वो अचानक से बढ़ जाती है, उसके ऊपर जो लवणता है वो काफ़ी कम रहती है। सो द अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट, यदि ये दूसरे जो तत्व है जो इसको लवणता को प्रभावित करते हैं यदि वो सेम रहे, तो द इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर कॉज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज। तो इंक्रीज जहाँ मतलब जिस
वाटर की जो डेंसिटी या सैलिनिटी ज़्यादा होगी उनका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। दो हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक, यानी कि जिस जल की जो सैलिनिटी अधिक होगी तो उसका घनत्व बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा यानी कि नीचे जाएगा। एंड लो सैलिनिटी वाटर किसके, बिलो द लो सैलिनिटी वाला जो, यानी कि जिस जल का जो लवणता कम रहेगी वो तो ऊपर रहेगा और जिसकी लवणता ज़्यादा रहेगी वो वाटर नीचे रहेगा। दिस लीड टू द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सैलिनिटी, इससे जो है हमारा लवणता का स्तरीकरण हो जाता है, यानी कि अलग अलग लेवल इसमें बढ़ जाते हैं, लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी एंड हाई सैलिनिटी। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। तो दिस लीड टू द स्ट्रेटिफिकेशन बाय द सैलिनिटी। तो ये तो था हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है, कौन कौन से इसके कारक होते हैं प्रभावित करने वाले, उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड मैप में भी हमने इसको जानने की कोशिश की थी। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।